गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, जो आपको 7 यानी कि 7/7/9/2023 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि जितने भी सोशल साइंस होंगे ना, एसएसटी के जितने भी होंगे पेपर 1 वाले के लिए 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको यहाँ से बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट 7 तारीख को, जो कि 2023 में 7/9 को पूछा गया है, और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा जो था यात्री कहाँ का था भाई? तो वास्को डी गामा अमेरिका का था? जी नहीं, ये था पुर्तगाल का। कहाँ के था? ये पुर्तगाल के था। कहाँ के यात्री था? ये पुर्तगाल के था। और वास्को डी गामा भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग का भी खोज किया। वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का व्यक्ति था, लेकिन ये भारत की खोज नहीं किया। भारत में आने का जो रास्ता है, भारत का मार्ग क्या है, भारत का जो मार्ग है आने का, उस मार्ग का पता लगाया था कौन? वास्को डी गामा ने। कब लगाया था? तो ये लगाया था 17 मई। कब लगाया था? 17 मई 1498 को। कब लगाया था? 1498 को वास्को डी गामा भारत का पता लगाया था, जो कि केरल राज्य के कालीकट तट पर आया था। समझ आया क्या? और इसमें एक और क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा भारत तीसरी बार जब आया, क्या आया? तीसरी बार आया 1524 में। भारत जो है ये वास्को डी गामा गया, फिर आया। वास्को डी गामा भारत तीसरी बार आया, 1524 में आया, और पुर्तगाली गवर्नर कर भारत आया था। लेकिन 1524 में जब आया तो क्या बन के आया? ये पुर्तगाल का गवर्नर बनकर आया। क्या बन के आया? गवर्नर बनकर। भाई कोई भी व्यापारी करने कहीं पे जाएगा तो भाई कुछ तो बनकर जाएगा ना तो फिर उसकी वहाँ पे कैसे काम चलेगा, मतलब उसकी व्यापारी कैसे होगी, कुछ तो बताना पड़ेगा। इसलिए उसको गवर्नर बनाकर उसे पुर्तगाल के लोग सब भेजे थे, ठीक है। तो इसका एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपियों में दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किसने दिया था, सीखा था? मतलब यूरोपवासियों ने दिशा सूचक का जो यंत्र का जो ज्ञान है ये किससे सीखा था? तो ये सीखा था किससे? ये सीखा था आपका अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरबों से सीखा था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट आगे चलिए गया क्वेश्चन, एक मिनट। इंग्लैंड, हाँ। तो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में स्टार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंग्लैंड में स्टार एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1765 में। कब हुआ था? 1765 में पारित किया गया था। और 1765 में पारित करने के बाद इसको रूप में कहाँ भेज दिया गया था? इसे अधिनियम के लिए। और ब्रिटिश संसद के कांच के शीशा, चाय, रोग आदि ये सभी 1767 में किया गया था, जो कि 1767 में क्या हुआ था? कागज, ये संसद में चाय उगानी आदि में कर लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का जो सेनापति था, अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो ये अंग्रेज का जो सेनापति था कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था, ठीक है। और ये कब बना था कॉर्नवालिस? तो ये 1774 में। कितना बना था? 1774 में 13 उपसिदों को मिलाकर ये बना था। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस में क्या है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस है 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। लेकिन पूरा इसका साल की बात करेंगे तो ये 1789 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1789 में। तो यानी कि इसको याद कर लीजिएगा, 14 जुलाई 1789 में इसको शुरू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते था? तो प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे। क्या लोग आते थे? पादरी लोग। तो पहला स्टेट पता चल गया पादरी, तो पूछा जाएगा दूसरा स्टेट में कौन आता था? तो दूसरा स्टेट में ना कुलीन वर्ग आते थे। क्या आते थे? कुलीन वर्ग के लोग सब आते थे, ठीक है। और तीसरा में पूछा जाएगा कौन आता था? तो तीसरा में आता था जनसाधारण लोग जो थे वो तीसरे नंबर पे आते थे। पहला नंबर में पादरी आते थे, एक नंबर में। दूसरा नंबर में कुलीन आते थे। तीसरा नंबर में जनसाधारण लोग आते थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मीन कैंप किसकी रचना है। मीन कैंप की जो रचनाकार है ये कौन है, तो मीन कैंप की जो रचनाकार है ये हिटलर है। कौन है, हिटलर। आपसे पूछा जाएगा कि मीन कैंप के रचनाकार कौन है, तो ये हिटलर है। कौन सा है, हिटलर है। लेकिन हिटलर जो है ये तो जेल में था, तो जेल में से ही मीन कैंप की रचना जो है लिख देता है, जेल से ही लिखता है। कहाँ से लिखता है, जेल से, जेल में था और वहीं से ये लिख देता है। लेकिन कब लिखता है, 1920 में लिखता है। कब लिखता है, 1920 में हिटलर ने मीन कैंप की रचना कर देता है, यानी कि आत्मकथा जो होता है वह जेल से ही लिख देता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, विस्मार द्वारा लिखी पुस्तक है, उसके बाद विस्टन चर्चिल द्वारा लिखी पुस्तक है, द न्यू फ्रीडम है, डार्केट हॉनर है और WB, ये सभी जो है ये लिखा गया बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाजीवाद क्या है, नाजीवाद की सिद्धांत का विरोधी था। नाजी जो वाद जो था ये कौन सी सिद्धांत का ये विरोधी था, तो विरोधी की अगर बात करेंगे तो ये समाजवाद का विरोधी था। कौन, नाजीवाद जो था समाजवाद का विरोधी था। जैसे हिटलर का विचार नाजीवाद विचार का विचारधारा कहलाता था। जो हिटलर का जो विचार होता था ना, जो हिटलर जो का विचार होता था हिटलर का, वही विचार जो था नाजीवाद का था। किसका था, नाजीवाद, यानी दोनों का विचार सेम ही मिलता था। और हिटलर जो था जर्मन में वर्कर्स पार्टी की सदस्य बनाता है और हिटलर द्वारा यहूदी विरोधी का कार्य भी करता है। और सर्मी विरोधी नीति का आर्थिक और यहूदी विरोधी भी ये नाजीवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। द्वितीय विश्व में, देखिए ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो अगर एटम बम की अगर बात करेंगे तो ये गिराया था हिरोशिमा पर। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था। लेकिन ये कब गिराया गया था, तो देखिए जब द्वितीय जब विश्व युद्ध हो रहा था तो ये हो रहा था जापान जो अमेरिका के नौसेना पल पर बारबल को मानव बम के द्वारा ध्वस्त किया था। तो कब किया था, 7 दिसंबर, क्या है 7 दिसंबर 1941। क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर 1941। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। ये कब तक चला था, तो ये युद्ध जो था 1905 से लेकर चला, लेकिन युद्ध जो था 1904 से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन 1905 तक ये लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध जो था कितने साल तक चलता है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध था 4 साल तक चलता था। अगर अभी की बात करें जो युद्ध होता है, क्या एकदम रोज युद्ध होता है, नहीं। युद्ध जैसे कि मान लेते हैं कि वहाँ से कोई बम फेंक रहा है यहाँ से, तो ये 4 साल तक मुठभटाव रहता है, झगड़ा चलते रहता है, जिसकी वजह से महीना में 2 महीना 6 महीना साल भर पर बम फेंकता है। तो ऐसा कर युद्ध होते रहा, तो ये 4 साल तक चलता रहा, जिसमें कि विरोजिन बिस्मार्क नीति की विशेषता गुप्त की थी। और प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण, अच्छा पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व के तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण, ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्यों था, कैसा हुआ, तो इसका तत्कालीन जो कारण था 28 जून, क्या है 28 जून 1914, क्या है 1914 को सिरोजन हत्या हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के युवराज को उनकी पत्नी की हत्या कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के जो राजा था, युवराज था, उसको हत्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, जिसकी वजह से विश्व युद्ध का रूप ले लिया गया था। और वहाँ पे खूब युद्ध जो है 4 साल तक चली थी युद्ध, सोच लीजिए। और हमारे देश में 27 व्यक्ति की जान चल गई है, युद्ध नहीं हुआ। युद्ध तो होना चाहिए। चलिए अगला है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी को कब हमला किया था। बिरसा मुंडा जो थे ये मिशनरियों पर हमला किया था, लेकिन ये हमला कब किया था, तो हमला किया था 24 दिसंबर 1899 में। कब, 24 दिसंबर 1899 को इसने हमला किया था। लेकिन हमला क्यों किया गया था, तो देखिए बिरसा मुंडा चौल प्रदेश के प्रतीक पर हमला इसलिए किया था, दीकू को बाहर करने की घोषणा की। और उन्होंने कहा कि जो दीकू किसे कहते हैं, तो दीकू जो होते हैं दूसरे देशों से लोग आकर जब बस जाते हैं उसे दीकू कहा जाता था। तो दीकू लोग को अपने देश से बाहर निकालना था, इसलिए वो दीकुओं पर हमला करना शुरू कर दिए। अब बिरसा मुंडा को सोए हुए अवस्था में बंदी बना लिया गया था। तो बिरसा मुंडा को बंदी बनाया गया था, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को बंदी बनाया गया था कब, तो ये 3 मार्च, क्या है 3 मार्च 1900 को, 1900 में बिरसा मुंडा जब सो रहा था, यानी कि सो रहे थे, उसी समय बिरसा मुंडा को उसको क्या करता है, सभी लोग उसे बंदी बना लेता है, घेर लेता है और उसे पकड़ कर ले जाता है।
अगला है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अंगूर की देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको हम जरूर कराएंगे, लमसम यहाँ से क्वेश्चन आपका हुआ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को ना इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है जी। अच्छा 1 मिनट, अंगूरत्पादन, अच्छा इसमें अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ अंगूरत्पादन। तो देखिए इसका तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम वीटी कल्चर कहते हैं, अगर शाखा की बात करेंगे ना तो इसको बोलते हैं वीटी कल्चर। अंगूर की खेती के उत्पादन को कहा जाता है वीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीटी कल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। अगर हम इसमें रेशम के उत्पादन है तो रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। देखिए कल्चर याद कर लीजिएगा। और फूलों के उत्पादन, फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो फूलों या फलों हो, फूल हो या अच्छा सॉरी फलों हो, तो फल अलग होता है, फूल अलग होता है। तो फूल को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं। तो फूल के उत्पादन को कहा जाता है, तो फूल के उत्पादन को कहा जाता है एंथ्रो, क्या है, एंथ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आता है बागवानी उत्पादन। क्या है, बागवानी उत्पादन। बागवानी मतलब वृक्ष, झाड़ी, उद्यान। तो इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर या डेंड्रो कल्चर, यानी बागवानी होगा, बगीचा होगा, झाड़ी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेंड्रोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा फलों के पूछ ले कि फलों के खेती को क्या कहा जाता है, तो फल को जो खेती होता है इसको पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि को धान के रूप में भी जाना जाता है। को धान के रूप में जाना जाता है, तो किसको धान के रूप में जाना जाता है, तो चावल को धान के रूप में जाना जाता है। किसको, चावल को धान के रूप में जाना जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो धान से चावल प्राप्त किया जाता है। धान से जो होता है ना, धानी को कूट कर फिर उसे फटक कर उसको चावल तैयार होते हैं, ठीक है, तो इसको चावल तैयार किया जाता है। धान की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किया जाता है। धान का जो खेती होता है भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादन है, मतलब देश के बारे में पूछा है, कौन सा देश। तो देखिए देश की अगर हम बात करेंगे तो चीन, तो हमारे पास पता है हमें कि चीन सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। क्या है, चीन सबसे आगे है। तो खेती चावल के प्रमुख उत्पादन में सबसे आगे चीन है। उसके बाद भारत है। क्या है, भारत। भारत में भी अलग अलग क्षेत्र में धान की यानी कि चावल की खेती जोर जोर से होती है। अगर भारत में अगर प्रमुख चावल के लिए पूछ लिया जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक वर्ष में 3 फसल खेती की जाती है। ताकि अन्य राज्य भी है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस समय भी चावल की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है, मतलब इसमें से कौन है जो वाणिज्य कृषि के लिए एकदम प्रयास करता है। तो ये हम प्रयास की बात करेंगे तो ये देश की पूछा है, तो यूएसए है। क्या है, यूएसए है जो वाणिज्य कृषि के लिए काफ़ी प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, मतलब इसे, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन है जो इसको विकसित होने में लगभग 1 साल लग जाता है। तो अगर उसकी 1 साल की बात करेंगे तो ये गन्ना है। गन्ना को रोपना, तैयार करना, ठीक है। आप सोचिएगा कि साल में 2 गन्ना हो जाए तो नहीं होता है। एक बार अगर रोप दीजिएगा तो उसको तैयार होने में आपका 12 महीना लग जाता है। 12 महीना की अगर बात करें तो उसको तैयार होने में 8-9 महीना का समय लग ही जाता है, यानी कि एक साल का समय खींच लेता है, ठीक है। तो अगर इसको अवधि अगर पूछ लिया जाए तो इस तैयार जो होता है 8 से 9 महीना, क्या होता है, 8 से 9 महीना इसको तैयार होने में लग जाता है। उसके बाद उसको कटाई छटाई करना शुरू हो जाता है। तो देखिए गन्ने की जो बुआई जो होती है, आपसे पूछा जाएगा कि गन्ने की बुआई कौन सी ऋतु में होती है, कौन सी समय में होती है। तो गन्ने की बुआई जो होती है 2 बार किया जाता है। कितने बार किया जाता है, गन्ने की जो बुआई होता है 2 बार किया जाता है। एक जो होता है शरद काल बुआई, अक्टूबर नवंबर में, क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है, एक बुआई। और दूसरी जो बुआई होता है बसंत ऋतु, जो कि फरवरी और मार्च में होता है। क्या होता है, फरवरी और मार्च में होता है, याद रखिएगा। पहला होता है अक्टूबर नवंबर में और दूसरा फरवरी मार्च में होता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि रेशम के धागे का उत्पादन, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में किया जाता है। मधुमक्खी पालन, जलीय पालन, मछली पालन, रेशम उत्पादन। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेशम उत्पादन। क्या हो जाएगा, रेशम उत्पादन। और रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। और फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक। इसके पहले भी क्वेश्चन में आपको हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की
एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक रबर एक क्षेत्र में एक से अधिक फल उगा जाती है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा बागवानी। क्या हो जाएगा? बागवानी हो जाएगा। बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाना बागवानी कहलाता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाए तो वृक्ष कृषि का एक प्रकार जो व्यावसायिक खेती है। कृषि क्या है? वृक्षारोपण एक व्यवसायिक का धंधा भी होता है। लेकिन अगर स्थानांतरित कृषि जो होता है झूम खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को उत्तर झूम खेती भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यूएनओ को किन वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में इसे सम्मानित किया गया था। और इसे नोबेल पुरस्कार जो संयुक्त शांति पुरस्कार दिया गया था कब? तो इसे शांति पुरस्कार दिया गया था। शांति, यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार है और यहाँ पे था नोबेल शांति पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो इसको दिया गया था 1988 में दिया गया था। ठीक है। और इंटरनेशनल जो हो जाएगा 1977 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ किस परिषद के अंग का प्रमुख अंग है? तो अगर प्रमुख अंग की बात करेंगे तो हो जाएगा सचिवालय। क्या हो जाएगा? सचिवालय हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और देखना है कि क्या है? यूएनए। तो यूएन जो है, यूएन के जो अंग होते हैं ये कितने अंग होते हैं? तो यूएन के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। पहला होता है महासभा। क्या होता है? महासभा होता है 1 नंबर। दूसरा नंबर में होता है आपका सुरक्षा परिषद। क्या होता है? सुरक्षा परिषद होता है। और तीसरा की अगर बात करेंगे तो तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा आर्थिक परिषद। क्या हो जाएगा? आर्थिक, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक। और चौथा की अगर बात करेंगे तो चौथा क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। और पाँचवा की अगर बात करेंगे तो पाँचवा जो मेरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय। ठीक है। और लास्ट जो होता है 6ठा नंबर जो होता है इसे सचिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सचिवालय। याद रहेगा। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र के परिषद के अंग प्रमुख अंग सचिवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सचिवालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार है? कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार हैं? तो राष्ट्रपति जो जिम्मेवार होता है ये हो जाएगा वुडरो विल्सन। क्या है? वुडरो विल्सन जिम्मेवार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि चार्टर क्या है? कि चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे? चार्टर सदस्य के अलावा तो ये बने थे 21 सदस्य। कितने बने थे? 21 सदस्य बने थे। और योजना जो था, आयोजना क्या है? आयोजना में इनके कितने सदस्य थे? तो 1919 में किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और जब 1920 में जब इसका आयोजन हुआ था तो उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 42 सदस्य थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट कानून जो लाया गया था इसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो ये क्रांति गतिविधियों को अंकुश लाने के लिए रॉलेट कानून लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था इसके जांच के लिए सरकार ने किस समिति बनाई थी और किसका गठन किया था? तो ये गठन किया था आपका हंटर समिति का। किसका गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। याद रखिएगा, किसका गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। तो ये गठन जो था किसके बाद हुआ था? तो ये अच्छा, ये तो आपका हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल का। देख लीजिए, इसके पहले भी जो हम सेट बताए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन इसकी जांच के लिए सरकार जो एक समिति का गठन किया था वो गठन का नाम था हंटर समिति। याद रखिएगा, क्या था? हंटर समिति। मेन जो क्वेश्चन है यही याद रखना है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा।
अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक जो क्रांति है इसका अर्थ क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। ठीक है। अगला है कि लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था। मतलब लंदन में विश्व की पहली भूमि का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 10 जनवरी 1863 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1863 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसको प्रथम चलाया कब गया था? तो इसको देखिए, आरंभ तो किया गया था 1863 में, लेकिन इसे चलाया गया था 1825 में। कब चलाया गया था? 1825 में इसको चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा भारत में पूछा जाए कि कब चलाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में रेल कब चलाया गया था, तो भारत में जो रेल जो चलाया गया था ये 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल। और साल की बात करें तो 1853 चलाया गया था। लेकिन ये कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था और बॉम्बे से पुणे, बी फॉर बॉम्बे से पी फॉर पुणे तक चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा एक और यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है, इसको हम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आया कि भारत में मेट्रोज की शुरुआत हुआ था, चलाया गया था। तो भारत में मेट्रो क्या है कि भारत में मेट्रो चलाया गया था। तो भारत में जो मेट्रो चलाया गया था ये 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था। कहाँ पे? तो कोलकाता में, कोलकाता। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन के अलावा हम 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो होता है ना इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ठीक है। अगला है कि पटना का पुराना नाम क्या था। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। पटना का, अच्छा एक मिनट, पटना का पाटलिपुत्र तो हम जानते हैं, अभी जानते हैं पाटलिपुत्र का था, लेकिन उससे ना कुसुमपुर भी कहा जाता है और उसे अजीमाबाद भी कहा जाता है। सॉरी, ठीक है, क्योंकि पटना का पुराना नाम पूछा ना, तो पुराना नाम जो हो जाएगा वह पाटलिपुत्र भी हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा और अमीवाबाद भी हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएंगे। ठीक है। और शेरशाह ने पटना शहर की स्थापना किया था। आपसे पूछा जाएगा कि पटना की स्थापना किसने करवाया था। पटना की स्थापना किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी। ये सभी पटना की स्थापना करवाया था। अगला पूछा जाएगा कि इंडिका, पाटलिपुत्र और अयोध्या कहाँ पे कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1929 में। कब शुरू किया गया था? 1929 में शुरू किया गया था। और ये चला था कब तक? तो 1929 से लेकर ये चला था 33 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था और पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। मतलब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद किसके द्वारा यूरोप की जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का, मतलब फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया था। तो ये अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया था। लेकिन कब? जब प्रथम विश्व युद्ध जो था जब हो रहा था उस समय। तो प्रथम विश्व युद्ध था कब? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर, क्या 11 नवंबर 1918 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू। क्या हो जाएगा? सार्क का जो मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। और इसकी सार्क की जो स्थापना जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 8 दिसंबर, क्या था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 1985 को, जो कि ढाका में किया गया था। सार्क का पूरा नाम क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सार्क, तो इंग्लिश में कैसे होता है? इंग्लिश में होता है SA, ठीक है, RC, सार्क बोलते हैं। तो सार्क का देखिए यहाँ पे तो अटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, फिर से लिख देते हैं SA, उसके बाद होता है RC। तो सार्क का पूरा नाम S से होता है साउथ, क्या होता है? साउथ होता है। उसके बाद A से एशियन होता है। उसके बाद A से होता है एसोसिएशन होता है। और R से होता है क्या है? रीजनल। और C से होता है कॉरपोरेशन होता है। ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएट रीजनल कॉरपोरेशन, याद कर लीजिएगा इसको। और सार्क का जो सदस्य बना था,
सार्क का मुख्यालय तो पता चल गया काठमांडू। इसके कितने सदस्य हैं? तो सार्क का जो है ना 8 सदस्य हैं। कौन सा सदस्य हैं? 8 सदस्य। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सार्क के कितने देश हो गए? तो सार्क के देशों की संख्या 7 हो गया। और सार्क के मूल संस्थापक सदस्य देश कितना हो जाएगा? तो मूल संस्थापक देश 7 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में पहला छापाखाना जो है किन लोगों ने लगाया था? तो ये पुर्तगालियों ने लगाया था। कब लगाया था? ये पुर्तगालियों ने लगाया था, याद रहेगा। कब लगाया था ये? तो पुर्तगालियों ने लगाया था 1556 में। कब लगाया था? 1556 में लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? स्थलीय यानी कि जो धरातल जो होता है, पृथ्वी की धरातल, उससे क्या होता है कि वो कितनी सीमा रेखा को छूता है। तो सीमा रेखा जो होता है छूने की बात करेगा तो कितने सीमा रेखा को छुएगा? वह 7 सीमा रेखा को छूता है। कितने सीमा रेखा को? 7 सीमा रेखा। थोड़ा सा अब इसको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते जाइएगा। सीमा रेखा, तो पहला सीमा रेखा कौन हो जाएगा? पहला तो सीमा रेखा है बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 4096.7 किलोमीटर, पहला हो गया। दूसरा है चीन, तो चीन के साथ भारत का स्थलीय सीमा रेखा जो है 3488 किलोमीटर है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो इसका सीमा जो रेखा लगता है ये 3223 किलोमीटर। तीसरा हो गया। चौथा है नेपाल। नेपाल तो भाई पड़ोसी देश ही हो गया नेपाल। तो नेपाल जो है 1750 किलोमीटर। कितना है? 1750 किलोमीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार जो सीमा रेखा जो लगा हुआ है इसका है 1643 किलोमीटर। और छठा जो है भूटान। क्या है? भूटान। तो भूटान से भी सीमा रेखा लगा हुआ है, लेकिन कितना है? 699 किलोमीटर, यानी कि 700 किलोमीटर भूटान से लगा हुआ है। और लास्ट और आखिरी में आता है 7 नंबर में अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान से जो भारत का जो सीमा रेखा है यह 106 किलोमीटर से लगा हुआ है, जो कि पीओके से सटे हुए है। ठीक, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें कौन है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गिलगित गर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगित गर्ज किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी का जो नाम हो जाएगा सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? सिंधु नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है? सांभर झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? इनमें कौन है जो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ हैं? तो नदियाँ कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं उगता है? तो ये हो जाएगा गहतत। क्या हो जाएगा? गहतत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? मतलब कौन सा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे कम प्रतिशत वन का क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 40, तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में वन का जो क्षेत्र है ये बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंगली बकरी क्या है? जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? जंगली बकरी आइबेक्स जो होता है किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो अगर वन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो वन जो हो जाएगा ये पर्वतीय वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतीय वन में पाई जाती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? मतलब ऑप्शन में जो दिया है इसमें कौन सा देश है जो देश की जनसंख्या भारत की से अधिक है? तो भारत से अधिक जो है ना बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए
दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, दिए गए भारत के किस राज्य में, मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या का घनत्व जो है कम है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व जो है कम है। तो चलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सिक्किम, सिक्किम में कितना घनत्व हो जाएगा, तो सिक्किम में हो जाएगा 115 हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में पूछा है सबसे कम जनसंख्या, तो अरुणाचल प्रदेश का कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्किम का पूछा है ना, 1 मिनट, हाँ सिक्किम का पूछा है, तो सिक्किम का सबसे ज़्यादा जो होता है 86 हो जाता है। तो इस तरह से इसका जनसंख्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ये मिजोरम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो है बिहार का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, बिहार का। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा बिहार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार का। कितना है बिहार का, 1106 अधिकतम है, 1106। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन कि श्रीलंका के क्या है, श्रीलंका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, तो ये है पिदुरताल गल्ला। और पिदुरताल गल्ला की जो चोटी की अगर बात करें तो इसकी चोटी की जो ऊंचाई है 2035 मीटर। क्या है, 2035 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है, मतलब इसमें कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को नहीं छूता है। तो बांग्लादेश की अगर नहीं छूता है तो वो मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को सीमा रेखा को नहीं छूता है। देखिए इसमें हम बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक। चलिए अगर बांग्लादेश से पूछ लिया जाए, अगर आपसे भूटान से पूछा जाएगा कि भूटान के सीमा रेखा से कौन लगता है, तो असम, ए से असम लगता है, AR से अरुणाचल प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तो नहीं लगता है। भूटान से हमारा जो सीमा रेखा जो है भूटान का अ से हो गया, हम क्या बताया आपको, अ से असम हो गया, AR अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद बंगाल, क्या हो गया, बंगाल हो गया। उसके बाद सिक्किम हो गया, क्या हो गया, सिक्किम हो गया। ये सब भूटान से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट सब देखिए, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची क्या है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 8,848 किलोमीटर। क्या है, 8,848 किलोमीटर है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर जो है ये व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त करता है धरातल की दूरी को। मापनी क्या करता है, मापता ही है ना, तो धरातल की जो दूरी होता है उसको मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है। मतलब अगर मापने वाला जो यंत्र है, इससे हम क्या करेंगे, दोनों की दूरी को मापने के यंत्र हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुलनात्मक मापनी। क्या हो जाएगा, तुलनात्मक, तुलना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में हमेशा क्या होता है। एक प्रतिनिधि जो भिन्न में हमेशा होता है, तो हमेशा क्या होता है, प्रतिनिधि भिन्न की अगर बात करेंगे, 1 मिनट, क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया जी। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन था कि एक प्रतिनिधि भिन्न का अंश में हमेशा क्या होता है। तो देखिए हमेशा याद रख लीजिएगा कि एक प्रतिनिधि जो भिन्न के जो अंश में हमेशा एक ही होता है। क्या होता है, एक होता है। हमेशा कुछ भी कर लीजिए, अंश जो होता है, और मान लेते हैं अंश बटा हर पड़े हुए है ना, हर बटा अंश, यही ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, नीचे पे कुछ नहीं कि 1, तो अंश भिन्न के अंश हमेशा एक होता है। अंश नीचे वाला होता है और ऊपर वाला होता है, तो हमेशा एक रहता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन अब चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन की उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के वर्गीकृत किया जा सकता है और रूप में, मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत, यानी संसाधन को बांटा जा सकता है। किस आधार पर बांटा जा सकता है, तो वह जैविक और अजैविक आधार पर उसको हम बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संसाधन जो होता है ना, उसको जैविक और अजैविक संसाधन में हम लोग उसे बांट सकते हैं। अगर संसाधन निर्माण के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि इसको कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे संसाधन जिनका सर्वोत्तम सर्वेक्षण किया गया है उसको किनकी गुणवत्ता मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है, तो संसाधन कौन सी हो जाएगा? वो हो जाएगा विकसित संसाधन। क्या हो जाएगा? विकसित संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ये संसाधन क्या हो जाएगा? विकसित होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। वैसी संसाधन का उपयोग तकनीकी उपयोग के लिए किया जाता है और भविष्य को उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह संरक्षण यानी कि संचित साधन कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो आधार पर संसाधन के 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला आता है संभावी संसाधन, पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, क्या है? विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडार, क्या है? भंडार है, और चौथा नंबर में संचित है, क्या है? संचित कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। सही बात है, राजस्थान में इसमें जो है सौर ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जल के संसाधन की कमी है। ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे विंड के द्वारा है। क्या है? विंड के द्वारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है कि भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए एक खेती को बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए, मतलब कोई भी एक खेती करना हो या 2 खेती करना हो, उसके लिए वह खेती को बिना जोड़ी जाती है, मतलब जोती हुई जोड़ी जाती है, उसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है, प्रति, जिससे कि बहुत दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा उस खेत को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 53 नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ प्रति हो जाएगा। तो इसे प्रति के लिए छोड़ा जाता है, उसे प्रति कहते हैं। जो छोड़ दिया जाता है ना, उसे प्रति कहते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में पानी की कुल मात्रा 96.5% के रूप में मौजूद है, लेकिन केवल 2% पानी के रूप में मौजूद क्या है? तो 96% जो पानी है ये मौजूद है, जिसमें से 2.5 पानी जो है ये मौजूद है। किस लिए है? तो ये महासागर मीठे पानी है। क्या है? महासागर मीठे पानी में मौजूद है। ठीक है, चलिए, और महासागर जो होता है ना, महासागर ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पानी का, सबसे बड़ा स्रोत। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन कि भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत है। भारत में ताज़े पानी का स्रोत किसे कहा जाता है? तो भारत में ताज़े पानी का स्रोत कहा जाता है भूजल को। भूजल जो कि मिट्टी के नीचे से आता है ना, जैसे कि नल हो गया, ठीक है, कुआं हो गया, तो ये ताज़े पानी का स्रोत माना जाता है, स्वस्थ एवं शुद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पानी की कमी क्या है? पानी की कमी क्या है? अगर पानी की कमी की बात करेंगे तो पानी की कमी जो हो जाएगा, ये पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उद्योग में मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ताज़े पानी के संसाधन की कमी को ही पानी की कमी कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान में चल जाइएगा, वहाँ पे पानी का कमी होता है, वहाँ पे एकदम सुखाड़ होता है, बालू ही पाया जाता है, जिससे वहाँ पे पानी टिकता ही नहीं है। लोग सब पानी भरने के लिए दूर दूर तक कुएँ के पास जाते हैं। अगला है कि खनिज। क्या है कि खनिज को संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि खनिज को संरक्षण यानी कि उसको बचाने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? क्यों बचाने की आवश्यकता है? तो ऐसा इसलिए है कि देखिए, अगर हम बात करें कि वे नवीकरणीय है, जी नवीकरणीय नहीं, वह तेज़ी से घट रहा है, इसलिए संरक्षण करने की आवश्यकता है, तेज़ी से घट रहा है। उसके बाद देश के औद्योगिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हो जाएगा। इनका निर्माण बहुत तेज़ हो रहा है, इसका निर्माण नहीं हो रहा है, ये तेज़ी से घट रहा है, और इसकी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए किया जाए, यानी कि इसका देखा जाए तो ए 2 और 3 यानी कि बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन है? निम्न में से कौन सा है राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? लौह अयस्क का अगर प्रमुख उत्पादन की अगर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अच्छा, इसमें छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी अयस्क होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है ना प्रमुख उत्पादन, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक में कितना होता है? 33 टन होता है, 33,911 टन जो होता है ना, लौह अयस्क का होता है। किसका होता है? लौह अयस्क का होता है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो
गढ़ में जो होता है 32,315 टन होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश में कितना होता है, मध्य प्रदेश में होता है इतना टन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन क्या है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, एक मिनट, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया। वनों को वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में वन इसको वर्गीकृत किया गया है, तो इसको 4 भागों में इसको बांट दिया गया है, 4 भाग में। तो पहला भाग कौन सा है, अति सधन, क्या है, अति सधन, एक मिनट, पहला क्या हो जाएगा, पहला है अति सघन वन। उसके बाद दूसरा जो है मध्य है, मध्य सघन वन है। और तीसरा है खुला वन है, क्या है, खुला वन है। और चौथा नंबर में झाड़िया वन, क्या है, झाड़िया वन है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर समझ में आ गया। अगला कि मैंग्रीव का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रीव का सबसे अगर अधिक विस्तार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सुंदर वन, क्या हो जाएगा, सुंदर वन हो जाएगा। वनों की स्थिति में जो 2021 के अनुसार जो था ये मैंग्रोव जो वन जो था सुंदर वन, ये कितना विस्तार तक फैला हुआ था, तो इसका विस्तार था 4,992 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ था, जिसके भौगोलिक क्षेत्रों में 0.15% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भाई सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। इसमें इस पे से भी 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, सभी को पता होता है। उसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया जाएगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है मेनी, क्या होता है, मेनीगिफेटा इंडिका होता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, बाघ पशु की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में इसे किया गया था, जिसको हम लोग टाइगर रिजर्व भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, इसमें से कौन सा उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए सूती वस्त्र जो होता है ये कृषि पर आधारित होता है, चीनी भी कृषि पर आधारित, जूट भी, लेकिन ये सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर सीमेंट की अगर बात करते हैं तो सीमेंट तो पता चल गया, लेकिन सीमेंट उद्योग जो होता है ये किस पे आधारित होता है, तो सीमेंट जो उद्योग जो होता है ना, सीमेंट उद्योग की अगर बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग जो होता है ये चूना पत्थर, क्या होता है, चूना पत्थर पे आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, चूना पत्थर पर। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, ये विश्व का, भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान पर सीमेंट का उत्पादन करने वाला बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम ले लेते हैं, अगर सीमेंट की बात आया तो यहाँ पे आता है ACC आपका एक सीमेंट आता है, जिसकी स्थापना हुआ था 1936 में, जो कि मार्केट में खूब चलता है। और ये काम के लिए बहुत ही घर बनाने के लिए, एकदम बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार किया गया था, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का जनक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का जनक किसे कहा जाता है, तो कोलकाता हावड़ा ब्रिज। जैसे कि अंग्रेज सब जो था ना पुर्तगाली था, तो ये समुद्री मार्ग से सबसे पहले कहाँ था कोलकाता ही पहुँचता था, कहाँ पहुँचता था, कोलकाता ही पहुंचता था, और वहाँ पे हर चीज़ का विकास करना शुरू कर देता था। तो हम कह सकते हैं कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र माना जाता है, कोलकाता हावड़ा को माना जाता है, जो कि आप एक हावड़ा ब्रिज देखे होइएगा, नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, जो कि अभी भी वो है ही, ठीक है। अगला कि भारत में तांबा गलाने, क्या है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, तो भारत में तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना जो खुला गया था ये सबसे पहले खुला गया था घाटशिला में, कहाँ खुला गया था, घाटशिला में खुला गया था, ठीक है। और ये कब खुला गया था, तो हम बात करते हैं 1924 की अगर बात करें तो इंडिका कॉपर कॉर्पोरेट नाम से वर्तमान झारखंड में था, जो कि उसको स्थापित किया गया था। और 1972 में इसको तक्षशिला कॉर्पोरेट से इसको क्या कर दिया गया था, इसको लिमिटेड में इसको सौंप दिया गया था, ठीक है।
अगला है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन के लिए अगर देखा जाए तो चीनी उत्पादन करने के लिए सबसे आगे की अगर बात करेंगे तो चीनी उत्पादन राज्य में सबसे राज्य जो है आगे है वे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। इसलिए सबसे ज़्यादा गन्ना का खेती कहाँ पे होता है, यूपी में होता है, ठीक है। और गन्ना का जन्मभूमि भारत को भी माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है ना, तो ये भारत को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारत को ही सबसे ज़्यादा गन्ना का खेती का उत्पादन कहा जाता है। और इसमें सबसे उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे गन्ना होता है, लेकिन गन्ना जो उगता है ये महाराष्ट्र में चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है महाराष्ट्र में इसको सबसे ज़्यादा मिल पाया जाता है, अधिक मिल। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिल कहाँ पे है, मिल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। गन्ना उगता कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ है कि चीनी जो हो जाएगा ना, तो भारत चीनी का सबसे बड़ा तो उद्योग देश है ही, लेकिन असम कौन चीज़ के लिए है, तो असम जो है आपका चाय के लिए है। किसके लिए है, असम जो है आपका चाय के लिए सबसे उत्पादन देश माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। इनमें कौन है जो परिवहन का मार्ग नहीं है। ये सड़क है, जल है, वायु है और पर्वत शिखर है। तो देखिए सड़क तो एक परिवहन है, सड़क पर तो गाड़ी घोड़ा चलता है, जल में भी जहाज़ें चलती है, वायु में भी तो विमान चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा परिवहन का मार्ग नहीं, तो ये पर्वत शिखर पर कोई भी विमान चलता है जी नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो पर्वत पर भी जी नहीं, पर्वत पर पैदल ही जाता है, ठीक है। पहाड़ों पर गाड़ी चल जाता है, लेकिन पर्वत पे नहीं जाएगा, पर्वत शिखर पर, ठीक है। यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो ये प्राकृतिक संसाधन जो हो जाएगा, देखिए वन जो पेड़ पौधा होता है ये तो प्राकृतिक संसाधन है, ईश्वर के द्वारा गया है। नदी भी प्राकृतिक संसाधन है और यहाँ पे मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन नगर जो बस्ती होता है इंसानों के द्वारा बनाया गया है। हम लोग की तरह जो इंसान है, जब ज़्यादा इंसान फैलने लगे तो एक बस्ती बना दिया, बस्ती से फिर जब ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो फिर जिला बना दिया, फिर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा तो राज्य बना दिया, फिर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा तो फिर एक सा देश ही बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जनसंख्या का निर्माण होते गया, लेकिन इसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नगर क्या है, कृत्रिम संसाधन है। क्या है, नगर जो है, इसको ई भी याद कर लीजिएगा। कृत्रिम संसाधन का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया जो संसाधन को ही कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। मानव जिस वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन महासागर, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। लेकिन तालाब हो गया, नहर हुआ, कुआं हो गया, पार्क हो गया, भवन हो गया, ये सभी जो संसाधन कहलाते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, कृत्रिम संसाधन यानी कि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कृत्रिम संसाधन को ही मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। मतलब जब 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस जनगणना के अनुसार मतलब महिला और पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो कितना व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में व्यक्ति की संख्या कितना नापा गया था। तो अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे 1106 व्यक्ति, जैसे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इस क्षेत्र में 1106 व्यक्ति पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये 2011 की जनगणना है, लेकिन अगर 2025 में जनगणना होगा तो हमारे हिसाब से ये तो बढ़ भी सकता है। ये हमारे हिसाब से ये 15 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है इसलिए बढ़ सकता है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उत्पादन क्या है, तो ये हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ का जो पंजाब में जो भूमि है उसका मुख्य कारण है सिंचाई करना। तो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अगला है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रित बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रित बढ़ा है, तो ये बढ़ा है किसका, ये बढ़ा है आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है। जो कि बिहार में 10 मिलियन, क्या है, 10 मिलियन से भी अधिक लोग आर्सेनिक अत्यंता वाले पानी पी रहे हैं, आयरन वाले। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24%। क्या हो जाएगा, 24% जो है वंशाग्नित है, समझ आ गया। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है,
तो पूछा जाएगा कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है ये 24.62% भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है। चिली जो है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो चिली की अगर बात करेंगे तो चिली जो है ना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किस में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और चिली एक तटीय देश भी है। चिली क्या है? चिली जो है एक समुद्री द्वीप में स्थित तो है। चिली एक समुद्री तट भी है। क्या है? समुद्रीय तट भी इसको बोल सकते हैं। और इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी पूछ ले जाएगा कि इसकी राजधानी आपसे पूछ ले, इसका जो राजधानी हो जाएगा सैटियागो है। ठीक है, सैटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया। दलितों से अलग करके महादलित जो है किस प्रदेश में किया गया है। तो ये प्रदेश जो जाएगा बिहार में दलितों को दलित से अलग अलग रखा गया, जातिवाद में बहुत बांटा गया। अभी भी जातिवाद बहुत ज़्यादा बिहार में है। अगला है कि यंग इंडिया कंपनी की पत्रिका, ये भी VVI क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन देख रहे हैं कि हर इस साथी में आ रहा है कि यंग इंडिया जो कंपनी जो है, यंग इंडिया ये पुस्तक लिखा गया है। तो यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यंग इंडिया जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि कम्युनिटी शासन व्यवस्था किस देश में है। कम्युनिस्ट शासन जो व्यवस्था है ये कौन सा देश में है? तो ये चीन में है। कौन सी देश में है? ये चीन में ये व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, चीन के अगर आगे हम बात करेंगे कि चीन में कैसी शासन व्यवस्था है, तो चीन में जो शासन जो व्यवस्था की बात करेंगे ना, चीन में शासन व्यवस्था, तो चीन में जो शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था कैसा है? एक दलीय है। क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था। जैसे कि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब समझ आता है ना, जिसका जिस धर्म के लोग बन गया ना उसका शासन दल तो एक दलीय है। जैसे कि जब देखिए चीन लोग किसको मानते हैं? यहूदी लोग जो होता है बुद्ध लोग को मानता है। तो वहाँ पे जो मुसलमान का जो मस्जिद ये सब होता है उसको रखता ही नहीं। कितना तो मस्जिद को तोपों से उड़ा दिया चीन वाला सब। कहा कि नहीं भाई, हमारे देश में रहना है तो भाई हमारी परंपरा से रहो, हमारी परंपरा को फॉलो करो। ये नवाज अफवाज और ये मैकूक नहीं होता, उसको कितना मस्जिद को भी ढा दिया। समझ आ गया? चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि भारत में संप्रभुता कौन सा है। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु की अगर बात करेंगे तो भारत में संप्रभु जो होता है ना जनता होता है। भारत में किसी भी चीज़ को सरकार चुनने का अधिकार दिया गया जनता को। जनता अगर जिसे भी अगर वो अपना सरकार बनाना चाहता है, जनता उसको वोट देकर और उसको चुन सकती है। तो भारत में सर्वाधिक सर्वोच्चता भी है। भारत निर्माण संविधान द्वारा बनाया गया है। भारत का जो संविधान जो है निर्माण जो है ये संविधान के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि मतदाता की आयु है, मतलब कितने वर्ष के अधिकार जो होता है बच्चे को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहले जो था ना 21वें संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो उस समय जो ना इसका उम्र जो किया गया था, इसका उम्र 21 वर्ष था। अब इसको घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है ये मौलिक अधिकार कौन सी देश से लिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये मौलिक अधिकार जो है ना अमेरिका से लिया गया है। उसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। याद रखेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए कि भारत संविधान निर्माताओं के लगभग कितने देश के संविधान की गहन अध्ययन किया था। तो देखिए ये हमारे जो भारतीय संविधान का अगर निर्माता बोले तो ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगर दूसरी की अगर बात करेंगे, इनकी अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो जनक माना जाता है, यानी कि जनक माना जाता है लिखने वाले भीमराव अंबेडकर, अध्यक्षता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कितने इसमें अध्ययन करने के लिए कितने देशों से संविधान का गहन अध्ययन किया था? तो ये 60 देश था। कितना थे? 60 देश को पढ़ने के बाद कुछ सूची बनाया गया था कि भारत में अब शासन व्यवस्था कैसी चली, कैसी नियम कानून चले। तो इसके लिए देशों के संविधान को पढ़ा गया और कुछ अधिकार दूसरे देश से लिया गया। अगला है कि पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब अगर विश्व में बात करेंगे, पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो लिखित संविधान, एक होता है मौखिक संविधान, बोल दिया गया, उस संविधान को पालन करना है। एक होता है लिखित संविधान, उसको लिख कर
और उसे सभी जगह उसको पढ़ाना समझाना, तो वो लिखित संविधान होता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। सबसे बड़ा संविधान पूछा गया लिखित संविधान भारत को है। अच्छा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं, याद रख लीजिएगा। मूल संविधान में अगर बात कर लेते हैं तो 18 अनुसूचियाँ हैं। क्या है? अनुसूचियाँ हैं और 22 गो भाग हैं। क्या है? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। क्या है? 395 अनुच्छेद है और सभी अनुच्छेद सभी नागरिक को रहने का, हर चीज़ करने का अधिकार देता है। तो पूरा बारीकी से उसमें दिया गया है। समझ में आ गया? चलिए इसमें और क्वेश्चन लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं कि भारत का संविधान बना था, भारत का संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तैयार कब हो गया था? तो ये हुआ था 1949 में ये तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 1950 में। कब लागू किया गया था? 1950 में संविधान लागू कर गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और ये बनकर तैयार हुआ था 1949 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में आपको हम बता दिए कि देखिए जितने भी एग्जाम्पल हम देते हैं ना, उसको अगर ध्यान से देखिएगा ना तो वो क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे आते हैं। अभी बताएं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अभी आपको हम बताएं भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 है और अनुसूची आपको बताया है। जल्दी कमेंट कीजिए, अनुसूची कितना बताएं? तो अनुसूची जो बताएं 18 बताए हैं और आपको भाग कितना बताया है? सॉरी 18 नहीं, सॉरी 8 था। 1 मिनट, 8 था। ये अनुसूची 8 था और भाग की अगर बात करें तो भाग 22 भाग था। अनुच्छेद था 395। याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में क्या है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है कितने? चलिए, तो कह रहा है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है भाई, जनसंख्या के आधार पर। जहाँ पे जनसंख्या जिस हिसाब से होगा उसकी जो निर्वाचन की संख्या होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये जनता पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है। मतदाता सूची का जो परीक्षण जो किया जाता है ये कितने साल में इसका परीक्षण होता है। तो परीक्षण की अगर बात करें तो ये 5 साल में होता है। कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर, 5 साल पर इसका परीक्षण किया जाता है, जिससे इससे पता चलता है कि मतदाता जो होता है लोकतांत्रिक चुनाव में वोट देने लोग की सूची एक तैयार होता है, जिसपे वो मतदाता सूची का परीक्षण किया जाता है कि पहले साल कितने वोट थे, अभी साल वोट की संख्या कितनी बढ़ी है। तो ये जो संविधान जो है ना, भारत का जो संविधान है, इस संविधान का भाग आपका 15 में ये कहा गया है। और अनुच्छेद आप पढ़िएगा तो ये अनुच्छेद भी आपका 324 से लेकर 29 के बीच में, आपका अनुच्छेद के बीच में ये सब प्रावधान किया गया है और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। याद रखिएगा। तो भारत का प्रथम चुनाव आयोग कब हुआ था? तो भारत का प्रथम चुनाव आयोग जो हुआ था 1951 से 52 के करीब में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पूछा गया कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52। और चुनाव के आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। क्या थे? सुकुमार सेन। अगर इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम देख लिया जाए तो तनका और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में महिला चुनाव आयोग, अगर ये तो पुरुष सुकुमार थे, अगर महिला की अगर बात करें, महिला की बात करें तो महिला कौन हो जाएगी? तो महिला चुनाव आयोग जो था वीएस रामा देवी। कौन थी? वीएस रामा देवी। क्या था? रामा देवी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। महिला, सबसे पहले तो भारत का चुनाव आयुक्त बना था सुकुमार सेन, पुरुष था, और दूसरा बार में महिला बना था, महिला बनी थी, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। मतलब भारत में कौन सा पहला राज्य है जिसमें 50% सीट जो है ये महिलाओं को आरक्षित में दे दिया गया भाई। तो भाई वो हमारा बिहार है। बिहार में महिलाओं को सबसे ऊपर रखा गया है। कोई भी क्षेत्र में होता है ना, जैसे कि देख लीजिए, अगर बात करते हैं, अभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो सीटेट के एग्जाम में सबके लिए सेम ही रहता है। लेकिन जैसे ये टीचर का जॉब लेना होगा, तो टीचर को जॉब अगर लेना होगा, बीपीएससी का एग्जाम देगा, तो लड़का का अगर मान लेते हैं कि 70 नंबर आएगा तो लड़का का, चाहे 80 नंबर 70 अगर कट ऑफ आएगा तो उसका एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करेगा, उसको जॉब नहीं होगा। लेकिन लड़की को 60 नंबर आ गया, 65 नंबर आ गया, तो भाई काम तमाम,
वह जॉब कर लेगी, उसको क्वालिफाई हो जाएगा। तो लड़कियों को छूट दिया गया है, ठीक है। तो बिहार जो है हमारे नीतीश चाचा जो हैं, नीतीश चाचा, ये भी महिलाओं को खूब छूट देते हैं, हर चीज़ में छूट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि अच्छा इसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन तो 50% तो दे ही दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कुल स्वीकृत जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 34 है। कितना है? 34 संख्या को स्वीकार किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में क्या है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके नेता होते हैं, ठीक। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सर्वसम्मत 20 सदस्य माने जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के संसाधन में कब जगह दी गई? मतलब प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? मतलब प्राथमिक शिक्षा जो था इसको मौलिक अधिकार संविधान में इसको जगह देना था, तो इसको संविधान में जगह कब दिया गया था? 2002 में। कब दिया गया था? 2002 में इसका प्राथमिक अधिकार दिया गया था। और ये कब? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। संशोधन होता है ना कि कोई चीज़ उसमें से जोड़ना है, हटाना है, जोड़ना है, तो ये संशोधन कर सकते हैं। और भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि समय के अनुसार ये 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उस समय उस स्थिति में लिखा गया था और उस समय का जो कानून व्यवस्था था उस समय को देखकर लिखा गया था। लेकिन उसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर आगे चलकर आगे भविष्य में और कोई नया कानून बनाना होगा, नया चीज़ करना होगा, तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। कोई गलत चीज़ है तो उसको हटा भी सकते हैं और कुछ नए चीज़ उसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसलिए 86 बार संविधान का संशोधन हुआ और उसमें कुछ कुछ चीज़ जोड़ी गई और कुछ कुछ चीज़ हटाई भी गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन या सामना करना पड़ा? विखंडन का सामना करना। तो विखंडन की अगर बात करेंगे तो ये था यूगोस्लाविया जो था इसका सामना करना पड़ा। और इनके 3 निर्धारित तत्व भी था। स्वयं को पहचान करना, तरीका बताना, मैंग्रोव के प्रति सरकार की सोच विचार को प्रकट करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि इंग्लैंड में क्या है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? मतलब इंग्लैंड में ना महिलाओं को वयस्क मताधिकार की बोले तो वह वोट डालने का जो अधिकार जो ये दिया गया था किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1928 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1928 में इसे मताधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर सुधार अधिनियम जो था 1932 को सुधार अधिनियम लागू किया था। सुधार अधिनियम जिसमें महिलाओं के मताधिकार नहीं दिया गया था। और 1872 में सोसाइटी की स्थापना हुआ था। याद कर लीजिएगा 1872 को राष्ट्रीय महिला अधिकार सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1872 को। देखिए इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल में तो हम बहुत देना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं इसमें थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रहा है, इसलिए हम आपको जितने भी हो रहा है ना इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन लोकतंत्र के मजबूत प्रदान नहीं करता है? इनमें कौन है जो लोकतंत्र को मजबूती का प्रदान नहीं करता है? तो अगर मजबूती का अगर प्रदान की अगर बात करेंगे तो जैसे विविधता में एकता, ये तो भाई मजबूती करेगा। सर्वधर्म समभाव यानी कि सर्वधर्म को सम्मान करना, ये भी तो भाई मजबूत प्रदान करेगा। विविधताओं को सामंजस्य अभाव और संघर्ष, भाई ये अभाव और संघर्ष की बात करेगा तो ये मजबूती प्रदान नहीं कर सकता। तो यही आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान में 73वां जब संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन, तो संशोधन में किससे था? क्या नगर पालिका का संशोधन उसमें जोड़ा गया था या पंचायती राज, ग्राम पंचायत या ग्राम कचौड़ी था? तो अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पंचायती राज में उसमें कुछ ऐड किया था, इसलिए उसमें संशोधन किया गया था 73वां संशोधन, ठीक है। अच्छा ये कब किया गया था 73वां संशोधन? पंचायती जो लागू किया गया था पंचायती राज, ये 73वां संशोधन किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 अप्रैल को। कब किया गया था? 24 अप्रैल।
और ये 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 पंचायती राज लाया गया था और सभी संशोधन उसमें बनाया गया था। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि चिपकी आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। देखिए यहाँ पे चिपकी नहीं, यहाँ पे चिपको हो जाएगा, ठीक है। कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसके पहले वाले भी एग्जाम था, यानी कि 6 तारीख के एग्जाम वाला में भी आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो अगर चिपको आंदोलन की अगर राज्य की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये उत्तराखंड में 1973 में ये हुआ था चिपको आंदोलन। और ये उत्तराखंड के क्या, उत्तराखंड के चमोली, क्या है, चमोली जिले में, जो कि पेड़ की कटाई के लिए विरोध करने पर खोला गया था। यानी कि इसको आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन। पेड़ से चपक जाना, पेड़ से काटने से रुकना, तो भाई चपक जाओ, आप काटो, हिम्मत है तो इसकी जो शुरुआत जो हुआ था, ये चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। ये चमोली क्या है? जिला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। मतलब इसमें कौन सा कार्य जो है ये राजनीतिक दल के लिए नहीं है, राजनीतिक नेता के लोग नहीं है, लिए नहीं है। तो पहला निर्वाचन में भाग लेना, भाई ये तो राजनेता लोग ले सकता है। जनमत का निर्माण करना, ये भी कर सकता है। उसके बाद है सरकार की आलोचना करना। भाई सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सरकार बनी वो तो बनने की बात है, लेकिन अगर इसमें अगर आलोचना की अगर हम बात करते हैं कि सरकार में सबसे ज़्यादा आलोचना हुआ है, सबसे ज़्यादा विरोध किया गया है, तो मोदी सरकार को विरोध किया गया है, ठीक है। जो मोदी जी को जितना विरोध किया है विरोधी पक्ष के नेता, हमको तो लगता नहीं कि उतना कोई दूसरे पक्ष के नेता या इतना भी रह गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, तो उतना उनके विपक्ष के लोग भी इतना विरोध नहीं किए थे जितना कि मोदी को। अच्छे काम करो फिर भी और बुरे काम करो फिर भी। तो देखा जाए तो सबसे सरकार की आलोचना करना होता है, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि राजनीतिक दल का नहीं है, तो यह सामाजिक आर्थिक आंदोलन का भड़काना, ये जो काम होता है ये राजनीतिक दल का नहीं होता है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। लेकिन ये भी आजकल खूब हो रहा है, भड़काना, किसी को जाकर कुछ कह देना, वो ऐसा है, वो नेता ऐसा है, वो नेता चोर है, ये है, वो आगे बगैर। तो इस तरह का भड़काऊ जो होता है बातें होती है, लेकिन हमारा कह रहा है कि ये राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। सूचना का जो अधिकार अधिनियम जो है ये लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। कब? 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था। समझ में आ गया क्यों लागू किया गया था? क्योंकि अधिकार को मजबूत बनाना, अधिकार को मजबूत बनाने के लिए, अधिकार जो था उसको मजबूत बनाने के लिए ऐसा काम किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और किसकी घोषणा कौन करता है। जैसे कि निर्वाचन में राजनीतिक दल के लिए, राजनीति जैसे कि कोई इलेक्शन में खड़ा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, तो उसमें एक आचार संहिता लग जाता है। तो ये आचार संहिता जब लगता है तो आचार संहिता की जो घोषणा है ये कौन करता है? तो ये घोषणा जो होता है ना निर्वाचन आयोग करता है। जो निर्वाचन आयोग का काम होता है वोट करवाना, ठीक है, इलेक्शन करवाना, ठीक है। तो इलेक्शन सही करवाना, समय पे करवाना, ये किसका काम होता है? तो ये काम होता है निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का होता है। समझ में आ गया? तो इसका काम क्या होता है? देखिए निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? राजनीतिक दल को मान्यता देना। कोई भी राजनीतिक दल है उसको मान्यता देना होता है। राजनीतिक दल का चुनाव जो चिन्ह होता है उसको उपलब्ध करना चुनाव आयोग का काम होता है। उसके बाद इसका जो काम होता है उसका वैधता जांच करना होता है, ठीक है। तो इस तरह का काम जो होता है चुनाव निर्वाचन आयोग का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के, क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सी कथन सही है? तो सही की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की। देखिए निर्णय लेने में थोड़ा सा देर कर दीजिए, लेकिन निर्णय जो होना चाहिए ना सही और सटीक होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि निर्णय लेने में आप देर कर दे और सही निर्णय न ले तो वो निर्णय आपको कोई फायदा का नहीं होता। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी थे, वहाँ पे हमला करना थोड़ा सा लेट किए, लेकिन हमला तो किए ना, सही तो काम किए ना। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाए, देर हो जाए, लेकिन सही निर्णय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। मतलब कौन से आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कह सकते हैं। तो सर्वोत्तम शासन की अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं जनमत के आधारित, जनमत पर आधारित, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की गरिमापूर्ण, क्या है कि गरिमापूर्ण, क्या है, गरिमापूर्ण जीवन व्यक्त करने को अधिकार
अवसर की शासन व्यवस्था में, कौन सी शासन जो व्यवस्था है इसमें गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया गया है। क्या राजतंत्र है, लोकतंत्र है, संघतंत्र, या यह सभी हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र में जो होता है ना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र में। और जिस दिन राजतंत्र आ जाएगा ना, राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजतंत्र का मतलब होता है कि जब एक कोई शासन कर ले कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि राजतंत्र की बात अगर हम करें तो जैसे कि आपका नेहरू परिवार में अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें गांधी परिवार से जितने भी लोग थे ना वो राजतंत्र चलाना चाहते थे। अब गांधी परिवार से सब बनेगा, अब सोनिया गांधी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, पहले इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, ठीक है, उसके बाद राहुल गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा। अब ये सब गांधी परिवार है, राजतंत्र। अब सोचेगा क्या कि भाई अब मेरा ही शासन चलेगा, सरकार हम ही बनाएंगे। अगर दूसरी पक्ष में बोले तो लालू हो जाएंगे, लालू प्रसाद यादव, उनका ये राजतंत्र चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, हमारी पत्नी भी मुख्यमंत्री बने, हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री बने, तो इस सब का राजतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पे कहा क्वेश्चन में कि गरिमा पूर्वक जीवन व्यतीत करने का जो अधिकार का अवसर होता है वह राजतंत्र में होता है, वह जनता राज करती है और जनता के हाथ में होता है। जैसे कि इसका सिद्धांत होता है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत होता है, प्रतिभागी लोकतंत्र का सिद्धांत होता है, लोकतंत्र की अवधारणा का सिद्धांत, ये सभी जो सिद्धांत जो होता है ये आपका लोकतंत्र में ही पाया जाता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ गया 100 क्वेश्चन पे आ गए, और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, और इसका आंसर हम तो बताएंगे, पहले आंसर नहीं बताएंगे, पहले से कुछ क्वेश्चन टॉपिक हम ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है। तो ये तो सभी आपको पता है, इसके पहले ही बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है, ये तो आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में। लेकिन हम इसमें बताते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना की हम बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना, देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुआ था। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी, क्या होगा, 25 जनवरी 1950। कब हुआ था, 1950, याद कर लीजिएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 जनवरी को क्या 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, ये भी नोट कर लीजिएगा कि 25 जनवरी 1950 की निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना रूप से 1 अक्टूबर 1983 में से बहु संसदीय द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें इसकी आगे की, निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 मार्च 1925 ईस्वी में किया गया था, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी में हुआ था। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन पूछ ले कि नीति आयोग की गठन, क्या पूछ ले, नीति आयोग की गठन पूछ ले, आयोग। तो नीति आयोग का जो गठन था, नीति आयोग का गठन जो था 1 जनवरी, क्या था, 1 जनवरी 2015 में किया गया था। तो आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन आपका इसका क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है कि निष्पक्ष प्रक्रिया का संचालन दायित्व करता है, ये करता है निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो थे आपका 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन थे, जो कि 7/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पिछले बार क्वेश्चन भी आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो वीडियो को एकदम एक बार ना 2 बार देख लीजिएगा, लास्ट जरूर देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद अपना प्यारा सा एक शेयर अपने दोस्तों फ्रेंडों ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे वीडियो को देखते हैं 54 घोड़ा 55 घोड़ा, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।